नमस्कार दोस्तों इमेजिन कीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि पूरे साल भर में आपकी फैमिली ने जितनी भी इनकम जनरेट की है उसका आप डेटा बताइए, तो ये काम कहीं ना कहीं आपके लिए आसान होगा। आप अपने सभी फैमिली मेम्बर जो भी इनकम जनरेट करते हैं उनके जो भी डेटा होंगे उनको आप कलेक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं आप बता पाएंगे। लेकिन जब बात आती है पूरे देश की, तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार पूरे देश की जो नेशनल इनकम होती है या राष्ट्रीय आय जिसे कहते हैं, उसको आखिरकार किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, भारत में इस काम को करने के लिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का गठन किया गया है 2019 में, और जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ये दोस्तों सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। दोस्तों, अगर सांख्यिकी मामलों में देखा जाए तो ये भारत का सर्वोच्च कार्यालय है। हालांकि इससे पहले यानी कि मई 2019 में जब इसका गठन किया गया, उससे पहले दोस्तों दो संस्थाएं काम करती थी, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये दोनों संस्थाएं मिलकर इस काम को करती थी। बाद में इन दोनों संस्थाओं को दोस्तों आपस में मर्ज करके NSO का गठन किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये संस्था इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि नेशनल इनकम को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्या उसके तरीके होते हैं। दोस्तों, नेशनल इनकम को जब कैलकुलेट करने की बात आती है तो सबसे पॉपुलर जो तरीका निकल के आता है वो है GDP। अब GDP में देखिए हम समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, GDP कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में यानी एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच का जो समय होता है, उसमें हम देखते हैं कि पूरे देश के अंदर सभी लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो भारत के हैं या विदेशी जो कंपनियां हैं या विदेशी लोग जो रह रहे हैं, उनके द्वारा जो भी वस्तु और सेवाएं यानी गुड्स एंड सर्विसेज अंतिम रूप से हमें यहाँ पर भारत में उत्पादन उनका हो रहा है, उनकी जो फाइनल प्रोडक्ट की जो आय होती है यानी फाइनल प्रोडक्ट की जो कीमत होती है, उसको जोड़कर यहाँ पर GDP निकाली जाती है। अब GDP दोस्तों ये जो आंकड़ा होता है, इसमें आप समझिए कि जो फाइनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि हम इसमें जैसे कि एक टी-शर्ट अगर हम बना रहे हैं, देश के अंतर्गत बन रही है, तो उसको बनाने में जो कपास के बाद जो धागा बना और धागा से दोस्तों जो कपड़ा बना और कपड़े के बाद जब फाइनल शर्ट बनती है, तो इस फाइनल शर्ट बनने के बीच में जो बीच की जो प्रोसेस थी, इसमें जो यहाँ पर कॉस्ट थी उसको नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जो फाइनल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी उसको सम्मिलित किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर GDP का आकलन किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जब GDP के आंकड़े प्राप्त कर लिए जाते हैं, तो उसके बाद एक दूसरा कार्य किया जाता है GNP को कैलकुलेट करना, जहां GDP को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। इसके अलावा अगर हम GNP को देखें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इन दोनों के बीच देखिए डिफरेंस क्या होता है। जहां हमने देखा था कि GDP में हम देश में रह रहे सभी लोगों की इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं, चाहे वो हमारे देश के सिटीजन्स हो या दूसरे देश की कंपनियां या लोग यहाँ पर जो इनकम कर रहे हैं उसको भी यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इनकम होती है, वो लोग जैसे मान लीजिए किसी विदेशी कंपनी ने भारत में कोई इनकम की, तो वो यहाँ पर जो उसका टैक्स होगा वो देके बाकी जो इनकम होगी वो अपने देश में ले जाएगी। इसी तरह जो भारतीय दूसरे देशों में काम कर रहे होते हैं, वो भारतीय वहाँ पर अर्निंग जो भी करते हैं, उसका जो भी टैक्स वगैरह बनता है, उसको वहाँ पर वो टैक्स देके बाकी जो इनकम होती है वो अपने भारत में आती है। तो उस दोस्तों इनकम को जब बैलेंस किया जाता है, अब उसको किस तरह से बैलेंस करते हैं यहाँ पर समझिए। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन A है और एक पर्सन B है। A पर्सन जो है वो भारत का सिटीजन है और वो अमेरिका में जाके जॉब कर रहा है और वहाँ पर जाके, या फिर भारत की कोई कंपनी है वो वहाँ पर जाके काम कर रही है। इसी की तरह एक पर्सन B है जो विदेश से आकर यानी अमेरिका से आकर भारत में यहाँ पर काम कर रहा है और भारत में उसकी कंपनी है, वहाँ से वो प्रॉफिट कमा रहा है। अब यहाँ पर किया क्या जाएगा GNP के कैलकुलेशन में, जो पर्सन A है उसकी जो इनकम है यानी कि जो भारतीय सिटीजन है उसकी इनकम को यहाँ पर भारत की GDP में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो विदेशी इनकम होगी यानी कि दूसरे देशों से जो लोगों की इनकम है यानी कि पर्सन B की जो इनकम होगी उसको वहां पर माइनस कर दिया जाएगा, और ये जो दोस्तों कहलाएगी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने केवल और केवल अपने सिटीजन्स की इनकम को यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो इस तरह से GNP का यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता है, यानी कि हमने केवल अपने देश के जो सिटीजन्स हैं उनकी इनकम को कैलकुलेट किया, तो वो कहलाई GNP। अब दोस्तों जब हम इस तरह से GNP को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक काम यहाँ पर और रह जाता है, वो होता है NNP को कैलकुलेट करना। अब NNP आखिरकार क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब जहाँ पर भी नेट शब्द लग जाता है, अब उसका शब्द यहाँ पर हो जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, यानी कि जब हमने देख लिया कि पर्टिकुलर भारतीयों की यहाँ पर हम कितनी आय हो रही है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो डेप्रिसिएशन एक शब्द आता है, मूल्य ह्रास,
अब देखिए, आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कार है, वो आपने 1 लाख 4 लाख रुपए की, जो भी आपने रेट में ली है, जब आप उसको समय के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उसके मूल्य में गिरावट होती चली जाती है। अगर आप उसको सेल करेंगे तो उसकी कीमत उस समय पर इतनी नहीं होगी। तो ये जो मूल्य ह्रास होता है किसी भी एसेट्स का, किसी भी वस्तु का, उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो शुद्ध रूप से निकल कर आती है जो आय पूरे देश की, वो कहलाती है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो दोस्तों, इस तरह से जब हम GNP में से, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्य ह्रास को यहाँ पर जब माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन को जब माइनस कर देते हैं, तो जो आंकड़े निकल कर आते हैं वो होते हैं NNP। तो दोस्तों, इस तरह से जो NNP का जो आंकड़ा होता है वो कहीं ना कहीं सबसे सटीक एक मापदंड होता है राष्ट्रीय आय को मापने का। तो रिसेंटली जनवरी 2023 में सी रंगराजन, जो कि भारत के एक बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, इसके अलावा फॉर्मर RBI गवर्नर भी रह चुके हैं, उनके द्वारा GDP के आंकड़े जो आए उसको लेकर कहा गया कि बेशक भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, इसके अलावा आने वाले समय में तीसरी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में भी भारत को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम के आंकड़ों को देखते हैं तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराश करते हैं, क्योंकि आज भी भारत की पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो भारत पूरे विश्व में 142वें स्थान में है, यानी कि 197 कंट्रीज में भारत का जो स्थान है 142वां स्थान आज भी भारत का है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर कहा कि भारत के लिए अपने आज़ादी से लेकर 100 वर्षों का जो टारगेट होना चाहिए वो $13,000 पर कैपिटा इनकम का होना चाहिए, यानी कि भारत का एक भारतीय लगभग 10.85 लाख इनकम करे, यानी पर कैपिटा इनकम 10.85 लाख उसकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर वर्तमान में देखें तो ये कितनी है, लगभग $2,000 के आसपास, यानी कि अगर हम देखें तो 1.65 लाख के आसपास आज भारत की पर कैपिटा इनकम है। तो दोस्तों, इस तरह से GDP हमारी बड़ी है, लेकिन उसके साथ जो पर कैपिटा के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व से अभी हम काफ़ी पीछे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आई होप आप समझे होंगे कि पूरी तरह देश की जो नेशनल इनकम है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किन किन तरीकों से किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि GDP कैलकुलेट करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास GDP के आंकड़े होंगे तो आपको प्रत्येक सेक्टर के वाइज पता होगा कि हाँ, प्राइमरी सेक्टर में जिसमें कि कृषि, बागवानी, पशुपालन, इसके अलावा माइनिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे कितनी ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा हमें पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कितनी ज़्यादा वहाँ पर ग्रोथ मिल रही है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के अलावा इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग चीज़ों को वहाँ पर रखा जाता है, उनसे कितनी यहाँ पर इनकम हो। इसके बाद टर्सरी सेक्टर जिसमें सर्विसेज को रखा जाता है, उन सर्विसेज वाले सेक्टर में जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में, होटल सेक्टर, जो जितने भी यहाँ पर सर्विस सेक्टर हैं उनमें किस तरह की ग्रोथ मिल रही है, तो उसको भी यहाँ पर इवेलुएट किया जाता है कि किस सेक्टर में किस चीज़ में ज़्यादा ग्रोथ है, किस में कम ग्रोथ है, किस में किस तरह के रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये सारी पॉलिसी मेकिंग में इस GDP के जो आंकड़े होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर उनको पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट किया जाता है। साथ ही साथ बजट में भी उसके लिए जो रेफरेंस लिया जाता है, और बजट में जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, जिस तरह के जो प्रावधान किए जाते हैं, उसको भी इन्हीं के आधार पर यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। तो बजट के निर्धारण में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी रहती है। इसके अलावा एक GDP के जो आंकड़े होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं कंट्री वाइज, कंट्री एक इमेज क्रिएट करते हैं कि हाँ, भारत की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है। हालांकि पर कैपिटा इनकम होती है जो मेन वही इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काम करती है। हमारे देश की GDP कितनी भी बढ़ जाए, अगर हमारी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारा पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, इस तरह से GDP के जो आंकड़े होते हैं वो गवर्नमेंट को एक मार्गदर्शन देते हैं। इसके अलावा जो देश की जनता होती है उसके सामने भी स्पष्ट रूप से चीज़ें आती हैं कि हाँ, किस सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करने में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, किस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से हम फ्यूचर इकोनॉमिक प्लानिंग भी लोग कर सकते हैं अपनी। तो दोस्तों, इस तरह से जो GDP के बारे में आपने समझा, नेशनल इनकम के बारे में समझा, तो दोस्तों इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम GDP ग्रोथ की बात करेंगे। 1947 से लेकर आज तक जो भी GDP की ग्रोथ रेट रही है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।